अब फाइनली मैं डिस्कस करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और हालांकि इसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है और बाकी नहीं है, मतलब और काफी रैंडम है ये जो सिलेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है, बट उससे और फंडामेंटल चीजें जो कि और बेसिक होती हैं, जो कि समझने में आसान है, जो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी, वो नहीं है कोर्स में। और उससे और मुश्किल चीजें नहीं है कोर्स में। इट इज ऑलमोस्ट लाइक उन्होंने जो है वो पर्चियां बना ली और कोई भी एक जो है आंख बंद करके पर्ची निकाल दी कि तो हाँ भाई रिंग रिंग आ गया, रिंग डाल देते हैं कोर्स में। तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा और फंडामेंटली चलेंगे कि थोड़ा समझ में आए जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये समझने के लिए फिर से आपको जो फंडामेंटल आपका इंटीग्रेशन है, जो उसके बेसिक्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। क्या बेसिक्स? ये नहीं कि फॉर्मूला क्या है, ये बेसिक्स याद होने चाहिए आपको कि जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग, व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन। व्हाट वी मीन इज कि हम लोग इतनी छोटे छोटे क्वांटिटीज में, इतने छोटे छोटे वेरिएशंस में किसी चीज को बांट देते हैं कि उसका सम निकालने में तुम इनफाइनाइट वैल्यूज का जब सम निकालते हो तो वो निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूलाज बना लिए हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, दिस इज बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे अप्लाई होने वाला है। इंटीग्रेशन का मतलब भी इनफैक्ट क्या है इज बेस्ट अंडरस्टूड विद एन एग्जांपल। तो लेट अस बिगिन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged rod। एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसमें भी एक पर्टिकुलर पोजीशन कॉल्ड द एंड ऑन पोजीशन। हम लोग निकालेंगे एंड ऑन पोजीशन। अब आपको समझ में आता होगा कि एंड ऑन पोजीशन क्या होती है, कि अगर ये रॉड है तो इसको अगर एंड से देखो, यहां से अगर तुम देख रहे हो तो तुम एंड ऑन पोजीशन पे हो, ठीक है। और अगर ऐसे देख रहे हो तो दिस इज द ब्रॉड साइड, जिससे तुम्हें चौड़ा सा दिख रहा है, तो तुम ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो। तो अगर एक रॉड है तो यहां कहीं एंड ऑन पोजीशन है, यहां से देखोगे तो इसका एंड दिखेगा तुम्हें सिर्फ, और यहां कहीं ब्रॉड ऑन पोजीशन है। तो फिलहाल हम लोग एंड ऑन पोजीशन एनालाइज करने वाले हैं इन क्वाइट सम डिटेल, और फिर ब्रॉड ऑन पोजीशन आगे देखेंगे। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, सपोज Q चार्ज है, L लेंथ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। और इससे एट अ डिस्टेंस A सपोज एक पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पॉइंट पे नहीं है। फिर से वो गलती ना करना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बहुत स्टार्टिंग में कि दिस कैन नॉट बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, विच वी वुड प्रूव राइट नाउ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो आएगा, अगर इसको तुम अज्यूम कर सकते हो टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, तो अभी हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फिर आना चाहिए के क्यू अपॉन ए प्लस एल बाई टू। अगर इसको कंसंट्रेटेड एट सेंटर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे कंसंट्रेट हो गया तो ये डिस्टेंस एल बाई टू और ये डिस्टेंस ए, तो ए प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर ये आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है, ये चीज याद रखना। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसको कंसंट्रेटेड एट सेंटर नहीं ले सकते हैं। कैसे मैं कह सकता हूं, डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे कि आप क्या करो, आपके पास जो फॉर्मूला है वो एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ही नहीं। आपके पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्जेस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, जब पॉइंट पर चार्जेस हैं। यहां पे क्या है, यहां से लेकर के यहां तक चार्जेस हैं, तो आप कोई ये नहीं बता पाओगे कि इससे कितनी दूर, क्योंकि अलग अलग चार्ज से अलग अलग दूरी पर हो तुम। तो आप क्या करिए, आप इस रॉड को और थोड़ा बड़ा बना देते हैं रॉड को, रॉड पर एक बहुत ही पतला सा सेक्शन ले लीजिए, इससे भी पतला,
इनफैक्ट, ताकि कुछ ये ना पता चले कि अच्छा यहां शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। जितना मैंने बनाया है उससे भी पतला इनफैक्ट, कि आप ये बोल पाए इससे x डिस्टेंस पर है जी, या इससे x डिस्टेंस पर है जी। ये नहीं कि इससे 4 मीटर से लेकर के 4 मीटर 1 सेंटीमीटर तक, नहीं, इतना पतला कि हाँ 4 मीटर बोला तो वो एक पतला सा स्लिवर ऑफ चार्ज आया। और इस पर तुम चार्ज निकाल लो कितना होगा। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि जितनी ज्यादा चौड़ाई उतना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, तुम बोल सकते हो कि भाई L लेंथ में चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ में यूनिटरी मेथड चार्ज क्या होगा, Q बाई L होगा। अब इसका लेंथ देख लो कितना है। अगर ये तुम्हारा x है तो इसको तुम, इस चौड़ाई को तुम बोल देते हो dx, वेरी स्मॉल चेंज इन x। ये तुम्हारा वो पॉइंट है जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उस पॉइंट से डिस्टेंस x पे dx विड्थ का तुमने बहुत ही पतला सा स्लिवर ले लिया, इस पर तुम्हें चार्ज निकालना है। तो L लेंथ में चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ में चार्ज Q बाई L होगा, तो dx लेंथ में चार्ज Q बाई L डॉट dx होगा। यही तो बचपन से करते हैं यूनिटरी मेथड में। अगर 12 टॉफी 24 रुपए की, तो एक टॉफी 24 बाई 12 रुपए की, तो 7 टॉफी 24 बाई 12 इंटू 7 की, वही चीज है। इसको कई बार लोग जो है क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा समटाइम्स। तो कई बार इसको तुम्हें ये क्या डिनोट होगा, दिस विल बी रिटन एज dq। इसमें जो चार्ज है वो कितना है, dq। तो dq चार्ज कितना हो जाएगा, dq चार्ज या तो तुम बोल सकते हो q बाई एल डॉट dx, या कई बार लैम्डा डॉट dx भी बोल देते हैं। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, q बाई एल फॉर दिस केस। हो सकता है कहीं पे चार्ज पर यूनिट लेंथ नॉन यूनिफॉर्म भी हो, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो वो जो है लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ x भी दिया हो सकता है। फिलहाल वो बातें बाद में। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये अब एक पॉइंट चार्ज है, इतना पतला ले लिया तुमने कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला, लगा दो पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसे मैं बोल दूंगा DE। तो DE कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा K dq बाई x स्क्वायर। dq की वैल्यू डाल दो, तो K Q बाई L डॉट dx, और यहां पे x स्क्वायर, ये DE हो गया। ये जो DE है ये इन टर्म्स ऑफ x आ गया। उसने बता दिया तुम्हें कि कोई भी x पे अगर तुम जाओगे, अगर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा x डिस्टेंस पे रखा हुआ चार्ज। अब क्या करो, अब तुम उसे बता दो x कहां से कहां तक जा रहा है। अब अगर तुम उसे बता दो कि x कहां से कहां तक जा रहा है, तो वो बता देगा कि अच्छा यहां का जो x है, सबसे पहले x कहां से कहां तक जा रहा है, कोई बताना चाहेगा। x सबसे पहले यहां पे है, विच इज गोइंग टू बी a। a पे पहला तुम्हारा स्लिट है जहां जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालनी है, से लेकर के यहां तक जा रहा है, कहां पे, यहां तक जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी a प्लस एल, ये a, ये a प्लस एल। तो a से लेकर के a प्लस एल तक तुम्हारे पास वो पतले पतले स्लिट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालनी है। याद रखना x का यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से l नहीं करना है। अगर तुमने x का इंटीग्रेशन 0 से l कर दिया तो उसका मतलब बन जाएगा कि ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो डिस्टेंस है ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे ही तुम्हारे पास एक चार्ज है। तो क्या x विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड, क्या वहां से 0 डिस्टेंस पे ही चार्ज रखा है, नहीं, पहला चार्ज कहां रखा है, यहां पे एट अ डिस्टेंस a। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, जब ऐड करोगे, तो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x दैट यू वुड गेट इज एट a। तो यहां पे इनफैक्ट लिख भी दो, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a टू a प्लस एल, या फिर x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a प्लस एल। करते हैं इंटीग्रेट पे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, सारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करो। कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करो, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पे एक मिनट रुक जाते हैं। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर होता है
तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है जितना इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर्स होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो तुम्हारा स्केलर एडिशन देता है। तो जब भी तुम्हें अगर कोई वेक्टर को ऐड करना है तो यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर दैट ऑल दोस वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर्स तो क्या होता है, दे अंडरगो द रूल्स ऑफ स्केलर एडिशन। अगर 3 किलोमीटर तुम जो है इधर तुम्हारे लिए क्या होगा ईस्ट, तो अगर 3 किलोमीटर ईस्ट गए फिर 4 किलोमीटर ईस्ट गए तो टोटल तुम 7 किलोमीटर ईस्ट गए ना, 3 + 4। पर अगर 3 किलोमीटर ईस्ट गए और 4 किलोमीटर नॉर्थ गए तो क्या हुआ, तब 7 किलोमीटर गए, तब तो फिर अलग दिशा में गए, 5 किलोमीटर गए एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, तो वो सब अलग हो जाता है, डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ स्केलर एडिशन। तो यहां पे यू फर्स्ट हैव टू मेक श्योर, तो ये चीज हमेशा जब भी तुम वेक्टर्स इंटीग्रेट करना, विच विल बी अ लॉट मेनी टाइम्स इन क्लास 12th, जब भी तुम वेक्टर्स इंटीग्रेट करोगे तो पहले ये चेक करोगे कि क्या ये वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो पहले यहां पे लिख देते हैं हम, सिंस ऑल DE आर इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब सारे DE सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तब फिर अलग तरीके से करेंगे, तब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में उसे ब्रेक करके उसके जो कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उसे ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी DE की वैल्यू डालो, दैट वुड बी KQ/L, ये सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, dx/x²। इसको अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हो 1/x² dx, ताकि ये दिखे कि x की पावर -2 को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम x = a to a + l। अब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो याद करो, यहां पे लगाओ। क्या है? फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx, दिस इज x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c भी अगर इनडेफिनेट हो रहा है, यहां पे तो खैर डेफिनेट है, गिवन दैट n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे n इक्वल टू -1 तो है नहीं, 1/x हो जाता है n इक्वल टू -1। यहाँ पे n क्या है, -2 है, तो x की पावर n+1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1। तो लिख देते हैं KQ/L -1/x फ्रॉम a to a + l। अभी माइनस करने से वो लिमिट्स एक्सचेंज कर दो, तुम मतलब पुट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/a -1 अपॉन a + l। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो a + l - a l हो जाएगा, ये l कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQ/a × a + l। दैट इज योर आंसर। ये इनफैक्ट आपको लर्न होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं ये हमारा आंसर नहीं आया, मतलब कि ये चार्ज कैन नॉट बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये नोट डाउन कर लो भाई। तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द ब्रॉड ऑन पोजीशन। द ब्रॉड ऑन पोजीशन एनालिसिस of a uniformly charged rod is not exactly in your syllabus but is very very important. Moreover, ऐसा एनालिसिस, इसका थोड़ा छोटा भाई वाला एनालिसिस तुम्हें ऑलरेडी सिलेबस में है, बस वो मैग्नेटिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है, मतलब कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर आप देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा ही डेरिवेशन होगा उसका भी। तो इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर ऑल दैट अभी से ही। तो क्या करेंगे हम लोग, एक रॉड है, फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसमें Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे हम लोग A डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और कहां से A डिस्टेंस पर, इससे फर्क पड़ेगा ना। अब ये ऐसा तो है नहीं एंड ऑन पोजीशन पे, यहां से डिस्टेंस है कि यहां से है कि यहां से है कि यहां से है कि यहां से, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा, फर्क पड़ेगा उससे। तो ये डिनोट कई तरीकों से करा जा सकता है, कि जैसे ये बता सकते हैं आपको कि ये डिस्टेंस कितना और ये डिस्टेंस कितना, या फिर कोई एक भी बता देंगे तो दूसरा तो निकाल ही लोगे। अगर ये मैं बोल दूं x है तो ये ऑब्वियसली L - x हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है सेम इंफॉर्मेशन पता करेंगे इससे,
डिनोट करेंगे इससे कि ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल हमें दे रखा है φ1 और ये एंगल हमें दे रखा है φ2। एक बार फिर से समझ लो, चाहे मैं आपको ये बताऊं कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, चाहे मैं आपको ये बताऊं कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन फीडेड है। अगर तुम्हें ये लेंथ पता है, ये पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो तुम बाकी दोनों साइड्स नहीं निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। या फिर अगर तुम्हें ये साइड पता है और ये साइड पता है तो तुम एंगल नहीं निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। तो एक ही बात है। तो हमें फिलहाल एंगल दे रखे गए हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। पॉजिटिवली चार्ज रॉड है अपने पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे? लेट अस टॉक अबाउट इट। तो फिर से करना वही है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी तक ऐसे किसी केस के लिए नहीं है, तो हाँ, लेकिन पॉइंट चार्जेस के लिए है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाकर के, कहां से वो अभी डिसाइड करेंगे, छोटा सा विड्थ ले लो, वो छोटा सा विड्थ आपका जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एक यहां पे कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। तो क्या करेंगे भाई, अभी फिर से एक बार रॉड बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज यहां से ए है, यहां से हम लोग क्या किए, यहां से हम लोग एल डिस्टेंस पे गए। एल डिस्टेंस पे जब गए, एक छोटा सा विड्थ डीएल लिया। इतनी चौड़ी नहीं है रॉड, ज्यादा चौड़ी मैंने बना दी है, इतनी पतली है कि दिस कैन बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये जो छोटा सा विड्थ लिया है, अगर पतली सी रॉड में तुम पतला सा विड्थ ले लेते हो तो दिस विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये अज्यूम करो ये पतली सी रॉड है, और ये जो डीएल विड्थ की वजह से यहां पे एक पॉइंट चार्ज आया है, उसकी वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, ये, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी रेडियली अवे। इसको मैंने बोल दिया डीई, ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर। और अब ये जो डीई है, ये इसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो डीई विल बी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू वैसे ही जैसे पिछले वाले केस में निकाला था, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल, ये हो गया डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे देखो ये डीएल है, ये आर स्क्वायर है, दोनों ही वेरिएबल है, पर दोनों अलग अलग फंक्शन में, एक एल के टर्म्स में एक आर के टर्म्स में, तो उसे सेम फंक्शन में बदलना पड़ेगा। ऊपर से ये देखो कि ये जो डीई है, ये डीई वेक्टर अलग अलग डीएल के लिए अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। अगर यहां का कुछ डीएल ले लेते तो इस डायरेक्शन में आता है, यहां का कुछ ले लेंगे तो अलग डायरेक्शन में आएगा, यहां का कुछ ले लेंगे तो अलग डायरेक्शन में आएगा, हर जगह से रेडियली अवे होगा ना। तो अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई डी इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ऐसे जो है आने वाला है। अब जो ऐसे आने वाला है उसमें क्या होगा, इसमें अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड तुम ऐड कर दोगे तो स्केलर एडिशन हो जाएगा। दैट वुड बी करेक्ट इफ बोथ ऑफ दीज वर इन द सेम डायरेक्शन। तो जब भी तुम्हें स्केलर एडिशन का फॉर्मूला लगाना हो तो तुम क्या कर सकते हो, पहले कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हो वेक्टर्स को। आई होप यू रिमेंबर कि कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स, सपोज एक ये ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट इसका एक्स कॉम्पोनेंट स्केलर एडिशन कर लेता है, ये दोनों स्केलर एडिशन कर लेंगे, और इसका वाई कॉम्पोनेंट और इसका वाई कॉम्पोनेंट ये दोनों भी स्केलर एडिशन कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो। तो निकालो डीई एक्स निकालो, माने कि ये कॉम्पोनेंट इधर। अब ये निकालने के लिए तुम्हें ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल तुम्हारा इससे आ सकता है, इसको बोल दो फाई। फाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू एक साइड है वो φ1, मैक्सिमम वैल्यू दूसरे साइड है वो φ2, तो जनरल वैल्यू फाई। तो ये जो डीई एक्स है वो क्या हो जाएगा, डीई एक्स हो जाएगा डीई कॉस फाई, और डीई कॉस फाई हो जाएगा, डीई का वैल्यू डालो कितना,
के क्यू बाय एल डी एल बाय आर स्क्वायर्ड, कॉस फाई को कॉस फाई अभी रहने देते हैं, ये हो गया डीई एक्स। और ऐसे ही डीई वाई भी अभी हम लोग निकाल लेंगे। अभी पहले डीई एक्स पे कंसंट्रेट करते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं ताकि ई एक्स मिल पाए हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब इसको अगर तुम देखो तो यहां पे अब 3 वेरिएबल आ चुके हैं, एक एल, एक आर और एक फाई। इस चीज को आप ध्यान से देखो, क्या कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा एक्स स्क्वायर और डीएक्स इंटीग्रेट कर दो, तो तुम बता दोगे सर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अगर मैं बोलूं टी स्क्वायर और डी टी इंटीग्रेट कर दो, तो भी तुम बता दोगे सर टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर डॉट डी टी इंटीग्रेट कर दो, तो तुम क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर डॉट डी टी का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि टी के टर्म्स में एक्स क्या है। अगर ऐसा हो सकता है एक्स इज इक्वल टू रूट टी, तब ये एक्चुअली टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तब ये टी की पावर 4 डॉट डी टी का इंटीग्रेशन है। दे विल ऑल बिहेव डिफरेंटली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ डज एक्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, उस चीज के ही फंक्शन, जब तक तुम्हें सारे वेरिएबल नहीं मिलेंगे तब तक तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ये अभी इंटीग्रेबल नहीं है, तुम्हें एक्स और टी में एक रिलेशनशिप चाहिए होगा, तभी तुम इंटीग्रेट कर पाओगे। ऐसे ही ये अभी इंटीग्रेबल नहीं है। यहां पे 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, एक एल है, एक फाई है, एक आर है। ये चेक करो, अलग अलग डीएल पे जाने पर यहां के एलिमेंट, यहां का एलिमेंट, यहां का एलिमेंट में सब में फाई चेंज होगा, ये डिस्टेंस आर चेंज होगा और डीएल तो चेंज हो ही रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सबको सेम वेरिएबल के टर्म्स में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे? अब वो सबसे कॉमन सेम वेरिएबल है ये फाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, इट इज इजियर देन अलजेब्रिक। तो हर चीज को फाई के टर्म्स में बदलने की कोशिश करूंगा मैं। कैसे? आप ये देख सकते हो, आर को आप फाई के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि ए आपको पता है। तो आप क्या लिख सकते हो? आप बोल सकते हो कि भाई ए बाय आर इज इक्वल टू कॉस फाई, क्योंकि ये भाई 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, या हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आर इज इक्वल टू ए सेक फाई, या आर स्क्वायर इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। एक चीज हो गई, खत्म। अभी एल को देखो, तो आप देख सकते हो ये एल है अगर, तो एल बाय ए, ध्यान से देख लो, आगे भी काम आएगा। तो एल बाय ए इज इक्वल टू, सोचो क्या होगा, एल बाय ए इज गोइंग टू बी tan फाई। तो L इज इक्वल टू ए tan फाई। अभी दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम बोलोगे dl बाई डी फाई, ए तो कांस्टेंट है तो बाहर, और tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर्ड फाई। तो dl को अब तुम लिख सकते हो a sec स्क्वायर्ड फाई डॉट डी फाई। एक ये हो गया। अब dl भी इन टर्म्स ऑफ फाई आ गया, r भी इन टर्म्स ऑफ फाई आ गया। अब ये सब जो है सेम वेरिएबल के टर्म्स में हो गए। तो dEx अब तुम लिख सकते हो k q बाय एल, dl की जगह a sec स्क्वायर्ड फाई डॉट डी फाई, कॉस फाई ही रहेगा, और r स्क्वायर्ड की जगह a स्क्वायर्ड sec स्क्वायर्ड फाई। दैट इज इट। अब तीनों सेम वेरिएबल के टर्म्स में, याद रखिएगा ए वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है, हमें पता है ए का वैल्यू। तो अभी लिख दो भाई, Ex is going to be integration of dEx which is going to be k q by l a। ए एक बच जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये sec स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा अंदर, cos फाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर। अब बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट्स की अगर बात करें तो देखो, ये जो फाई की वैल्यू है, ये तुम बोल सकते हो 0 से फाई 1 जा रही है, सही। ये 0 है यहां पे फाई 1 है, तो 0 से फाई 1 जा रही है, और यहां पे 0 से फाई 2 जा रही है। तो 0 से फाई 1 और 0 से फाई 2, क्या मैं बोल सकता हूं फाई 1 से फाई 2? फाई 1 से फाई 2 अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सपोज कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक है, ये एक्चुअली कॉस फंक्शन है जो कि यहां पे यूज भी होना है, ठीक है।
अगर मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ ये जा रहा है 0 से फाइ 1, 0 से फाइ 1, और एक तरफ ये जा रहा है 0 से फाइ 2, 0 से फाइ 2। अब अगर मैं तो 0 से फाइ 1 जाने का क्या मतलब है कि ये एरिया, 0 से फाइ 2 जाने का क्या मतलब है ये एरिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या सिर्फ ये एरिया बचेगा? नहीं, वो तो सबट्रैक्ट करने पे होगा ना। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि नहीं, इधर को मैं बोल दे रहा हूं -φ1, और -φ1 से पहले 0 जा रहा है और फिर 0 से फाइ 2 जा रहा है, तभी ये पूरा ऐड हो पाएगा। फाइ 1 से फाइ 2 नहीं है वैल्यू। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये तुम्हारा ग्राफ है -φ1 से फाइ 2, ये एरिया इन दोनों का सम नहीं हो जाएगा। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आप करेंगे -φ1 से फाइ 2। इस चीज को अच्छे से समझ लो, एक बार फिर से बता रहा हूं। -φ1 से फाइ 2 इस वजह से क्योंकि पहले फाइ 1 से 0 तक जा रहे हो, फिर 0 से दूसरी वैल्यू तक जा रहे हो। तो देखो ना, फाइ 1 से 0 तक जा रहे हो, फिर 0 से दूसरी वैल्यू तक जा रहे हो, तो वो इसी एरिया में आएगा। फाइ 1 से फाइ 2 में देखो कभी 0 जाओगे ही नहीं। फाइ 1 से फाइ 2 इज गोइंग टू बी दिस एरिया, इसमें कभी 0 गए ही नहीं आप। केवल वो फाइ 1 से फाइ 2 कब होता, अगर सिर्फ इतनी बड़ी रॉड होती। आप बोलते कि ये फाइ 1 है जी और ये फाइ 2 है जी, तो फाइ 1 से फाइ 2 जा रहे हैं, तो केवल इतनी बड़ी रॉड के लिए वो ट्रू होता। यहां पे क्या ट्रू होगा, यहां पे ट्रू होगा -φ1 से फाइ 2 का इंटीग्रेशन। तो cos फाइ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos फाइ का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो होता है sin फाइ। तो sin फाइ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ex हो जाएगा kq/al। sin फाइ का इंटीग्रेशन फाइ 2 से -φ1, तो sin फाइ 2 माइनस साइन -φ1, which is going to be kq/al sin φ1 plus sin फाइ 2। That is your ex। ये याद कर लो, जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पहले EY निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इसके स्पेशल केसेस देखेंगे, जैसे जब रॉड अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है या सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ इन्फिनिटी तक जा रही है, एक तरफ फाइनाइट है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज नोट दिस टर्म। तो सिमिलर एनालिसिस अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लिए देखें, DEY, तो डी भी मिटा दी मैंने, B एक बार फिर से लिख दे रहा हूं मैं। B क्या हो जाएगा फिर से kq/l डॉट dl/r², और DEY क्या हो जाएगा, DEY इस बार होगा भाई, अगर ये फाइ है तो ये साइन फाइ है, तो DEY हो जाएगा kq/l dl/r² इंटू साइन फाइ। फिर से dl और r को इन टर्म्स ऑफ फाइ अगर मैं लिख दूं तो DEY क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kq/l, dl को हम लोग लिख रहे थे a sec² फाइ डॉट d फाइ इंटू साइन फाइ, और r² को हमने लिख लिया था a² sec² फाइ। फिर से कैंसिल आउट हो हवा करके ये तुम्हें जो EY है ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DEY which is going to be kq/al। यहां पे sin फाइ डॉट d फाइ का इंटीग्रेशन फ्रॉम अगेन -φ1 टू फाइ 2। अब ये -φ1 टू फाइ 2 जब इंटीग्रेट करोगे, फॉर द सेम रीजन -φ1 टू फाइ 2 है, क्योंकि अपना रॉड इतना बड़ा नहीं है, अपना रॉड इतना बड़ा है, तो पहले फाइ 1 से 0 फिर 0 से फाइ 2 जब तुम करोगे तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स एज एक्चुअली φ1 टू फाइ 2। ऐसा क्यों है, दैट इज बिकॉज sin फाइ इज एन ऑड फंक्शन। या तो ऐसे तुम देख सकते हो, या फिर तुम ये देख सकते हो कि जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग वाई एक्सिस इस तरफ होगा, भाई ये सारे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो इनका जो वाई कॉम्पोनेंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये सारे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इनका वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो जितना इधर है उतना इधर जाने पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी केवल इतनी। तो यहां पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे -φ1 से फाइ 2 करो, चाहे φ1 से फाइ 2 करो, बट द करेक्ट थिंग इज ऑब्वियसली -φ1 टू फाइ 2। तो करते हैं, क्या हो जाएगा kq/al, साइन फाइ का इंटीग्रेशन इज -cos फाइ, लिख दे रहा हूं मैं -cos फाइ
from minus phi 1 to phi 2. This will obviously give you kq by al, and minus cos phi 2 minus cos phi 1, minus of cos minus phi 1, which is going to give you minus cos phi 2 minus of minus cos minus phi 1. ठीक है, काफी सारे माइनस है मुझे पता है. दिस इज गोइंग टू बी cos phi 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली तुम्हें मिल जाएगा kq by al cos phi 1 minus cos phi 2, और इसका मॉड ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन phi 1 बड़ा है कि phi 2 बड़ा है. डायरेक्शन तुम खुद से देख लोगे. तो ये ex हो गया तुम्हारा kq by al sin phi 1 plus sin phi 2, और ये ey हो गया kq by al cos phi 1 minus cos phi 2, जिसमें इनका सिग्निफिकेंस देखो, याद करने में भी आसानी रहेगी कि एक प्लस में एक माइनस में, एक में साइन phi 1 प्लस साइन phi 2 हो रहा है, एक में cos phi 1 माइनस cos phi 2 हो रहा है. तो ऐसा क्यों है? व्हाट डज दैट सिग्निफाई? ध्यान से देखिए, ये ex है, ये ey है. तो ex इन सबका क्या हो रहा है? चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, ये सबका जो ex है, x कॉम्पोनेंट है, वो ऐड हो रहे हैं. तो ex यहाँ पे sin phi 1 प्लस sin phi 2, और जो ey है, इधर वाले का y कॉम्पोनेंट इस तरफ है और इधर वाले का y कॉम्पोनेंट इस तरफ है. y कॉम्पोनेंट सब्ट्रैक्ट हो गए. तो अभी निकालते हैं हम लोग फाइनली ई नेट. ई नेट क्या हो जाएगा? अब क्योंकि तुमने x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट निकाल लिया, तो ई नेट विल ऑब्वियसली बी अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर्ड प्लस ई वाई स्क्वायर्ड, जिसमें के क्यू बाई ए एल देखो कॉमन है, बाहर ले लेते हैं. के क्यू बाई ए एल, के क्यू बाई एल को लैम्डा भी लिखते हैं कई किताबों में, अंडर रूट साइन phi 1 प्लस साइन phi 2 का होल स्क्वायर, विच इज साइन स्क्वायर phi 1 प्लस साइन स्क्वायर phi 2 प्लस 2 साइन phi 1 साइन phi 2, प्लस ये अंडर रूट वाला ही चल रहा है. ठीक है. ई वाई स्क्वायर में क्या होगा? cos स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 2 माइनस 2 cos phi 1 cos phi 2. ठीक है, तुम्हें पता है क्या लिखना है. ठीक है, यहां पे जाके अंडर रूट खत्म हो गया. दिस इज के क्यू बाई ए एल. साइन स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 1 will obviously give you 1. साइन स्क्वायर phi 2 प्लस cos स्क्वायर phi 2 will again give you another 1. तो 1 प्लस 1 पता है ना, 2 होता है. ठीक है, तो 2 माइनस 2, और यहां पे हो जाएगा cos phi 1 cos phi 2 माइनस साइन phi 1 साइन phi 2, और दिस विल बिकम के क्यू बाई ए एल. ये 2 भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस cos phi 1 प्लस phi 2 हो जाएगा. और ये जो है, अगर आपको ना पता हो, 1 माइनस cos थीटा, यहां पे phi 1 प्लस phi 2 है. 1 माइनस cos थीटा अगर अंडर रूट में कभी भी मिले तो उसे आपको लिखना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहां पे अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे तो फाइनली ये आ जाएगा 2 के क्यू बाई ए एल साइन phi 1 प्लस phi 2 बाई 2. दिस इज योर ई नेट. डायरेक्शन भी निकाल देना चाहिए मुझे, पर जगह नहीं है. ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ई वाई बाई ई एक्स. तो tan इनवर्स दिस बाई दिस, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा. हालांकि डायरेक्शन से इतना हमें मतलब नहीं है, हमें इस मैग्नीट्यूड से मतलब है. ये मैग्नीट्यूड अभी हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन टू फाइनाइट इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. तो ये नोट डाउन कर लो, फिर सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज देखेंगे, वो मिटा दूंगा मैं. तो आगे देख लो. अपने पास ई नेट आ चुका है, ई एक्स आ चुका है, ई वाई आ चुका है. अभी स्पेशल केस है अपने पास, विच इज अगर तुम्हारे पास इतना लंबा रॉड ऑफ चार्ज है कि वो जो है जिस दिशा में तुम देख रहे हो वो चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है. ऊपर देखा तो चलते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहां तक तुम देख पा रहे हो उतना रॉड है. नीचे देख रहे हो तो चलता ही जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहां तक नीचे देख रहे हो वहां तक जा रहा है. तो ये जो है, ये phi 1 और phi 2 का सिग्निफिकेंस देखो.
phi1 और phi2 आर समटाइम्स नोन एज व्यूइंग एंगल्स। अगर तुम देख रहे हो सपोज रॉड को, जहां पे पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बेसिकली रॉड के एंड्स को आप देखते हो, तो इधर जब देखा तो कितना एंगल इधर देखा, इधर जब देखा तो कितना एंगल उधर देखा, तब उसका एंड दिखा। तो एंड्स देखने का एंगल है। अब अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जहां तक तुम देख रहे हो वहां तक तुम्हें रॉड दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कितने एंगल पे देखोगे, दिखते ही जा रहा है। तो ये एंगल जो है तुम्हारा phi1 और phi2 दोनों जो है 90 डिग्रीज हो जाएगा, अगर जहां तक तुम देख रहे हो वहां तक रॉड दिख रहा है। ये चीज एक्सपीरियंस करो कि व्हेन this is an infinitely long rod, and in fact it does not need to be an infinitely long rod for you to feel it to be an infinitely long rod. Why? Because viewing angle ही तो 90 डिग्री चाहिए, और viewing angle अगर तुम देखो तो एक रॉड के जितने पास जाओगे, सपोज यहां से देख रहे हो तो viewing angles are going to be very small, ये छोटा सा ये छोटा सा, पर वहीं जो है अगर यहां से तुम देख रहे हो तो देखो ये एंगल्स बड़े हो गए, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इन प्रिंसिपल आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे और पास जाओगे तो ये एंगल और बड़े होते जाएंगे। तो व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू अ सरफेस और वेरी क्लोज टू अ रॉड, दैट रॉड वुड सीम टू बी इनफाइनाइटली लॉन्ग, which is what happens with the earth. The earth seems to be infinitely large, extended on all sides. हर तरफ जो है infinitely large extension है, जहां तक देख रहे हैं धरती धरती है, धरती धरती है। पर एस्ट्रोनॉट के लिए ऐसा है क्या? When you move away from the surface of the earth, then the earth seems to be sphere. अच्छा नहीं, infinitely large नहीं है। वैसे ही यहां पे भी है। तो when you are very close to a rod, it would seem to be infinitely large, and then phi1 equal to phi2 equal to 90 degrees for, या तो बोल दो इनफाइनाइटली लार्ज रॉड, या फिर बोल दो फॉर व्हेन स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द रॉड। या फॉर अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द रॉड। तो क्या हो जाएगा, ई वाई अगर तुम चेक करो तो जीरो हो जाएगा। वाई cos 90 खुद में भी जीरो होते हैं, और वैसे भी जितना ऊपर है उतना नीचे है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो EX और ENET का सेम रिजल्ट आएगा, वो भी तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पे sin 90 प्लस sin 90 डालोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2KQ/AL, और यहाँ पे अगर 90 और 90 डालोगे तो 180/2 sin 90 is 1, तो फिर से 2KQ/AL। तो ENET ऐसे केस में हो जाएगा, E infinitely large is 2K lambda by A। वाई पर्टिकुलरली लैम्डा यहां पे मैंने क्यों चेंज किया, Q/L क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसे किसी रॉड पे Q बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुम कह रहे हो यार इनफाइनाइटली लार्ज है, तो अब इनफाइनाइटली लार्ज में चार्ज कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, पर लेंथ कितना होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन Q/L का जो रेशियो है वो कुछ फाइनाइट होगा। तो हम लोग ये लैम्डा डालते हैं रादर देन Q एंड L। तो ये इनफाइनाइटली लार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिस विल बी डायरेक्टेड along x axis। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज रॉड हो गया। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो क्या होगा, सपोज सेमी इनफाइनाइट ये वाला केस है, मतलब कि एक साइड तुम्हारा इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, चलता ही जा रहा है, और एक साइड तुम्हारा फाइनाइट एक्सटेंशन है जहां पे तुम खड़े हो, तुम इसके एंड के बगल में खड़े हो। तो जो phi1 है वो 0 हो जाएगा और जो phi2 है वो 90 हो जाएगा। phi1 0, phi2 90, EX तुम्हारा हो जाएगा, यहां पे अगर phi1 0 डाल दो, phi2 90 डाल दो तो KQ/AL। और सिमिलरली यहां पे तुम phi1 0 डालो तो ये 1 हो जाएगा, phi2 90 डालो तो वो 0 हो जाएगा, EY भी हो जाएगा तुम्हारा KQ/AL सिंस द सिचुएशन इज सो सिमेट्रिक। तो ENET क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली √2KQ/AL। तो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड कहलाती है। ये जो रिजल्ट है 2K λ/A, ये रिजल्ट है आपके सिलेबस में, बट दिस विल बी डिराइव्ड बाय गॉस लॉ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो, अगर स्टेट करो तो तुम ये डायरेक्टली लिख सकते हो ऑब्वियसली, बट अगर डिराइव करने को कह रहा है तो तुम ऐसे डिराइव ना करने लग जाना। वो डेरिवेशन हम लोग फिर से देखेंगे गॉस लॉ में, ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। तो अब फाइनली उस सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग जो अपने सिलेबस में है,
that is the electric field on the axis of a uniformly charged ring. एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है अपने पास, उसके एक्सिस पे हम लोग मूव करेंगे और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसा होगा भाई? कुछ ऐसा होगा कि ये सपोज अपने पास रिंग है और कैसे रखी है, आई होप आप समझ रहे हैं कि ये पार्ट जो है बोर्ड के प्लेन से बाहर है और ये पार्ट जो है बोर्ड के प्लेन के अंदर है। ऐसे रिंग रखी हुई है और इसके सेंट्रल एक्सिस पर हम लोग किसी पॉइंट पर यहां पर हैं, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? फिर से हमें रिंग का तो फॉर्मूला पता नहीं है, फॉर्मूला इनफैक्ट वो डिराइव कर रहे हैं। हमें किस चीज का फॉर्मूला पता है? हमें पॉइंट चार्ज का पता है। लेकिन हमने एक और एनालिसिस कर भी रखा है अपने इसी कोर्स ऑफ स्टडी में कि अगर दो इक्वल चार्जेस हैं जो कि ऐसे रखे हुए हैं सिमेट्रिकली, तो फिर कहां पे फील्ड कैसी होगी? वहां पे हमने क्या देखा था कि वो जो दो फील्ड आती हैं वो उनका एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो यहां पे भी क्या होगा कि ये चार्ज और ये चार्ज विल बिहेव एज दैट पेयर ऑफ चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज विल बिहेव एज दैट पेयर ऑफ चार्ज। देख सकते हैं दिस चार्ज ओवर हियर एंड दिस चार्ज ओवर हियर will behave as a pair of charge. This charge over here and some charge over here, ठीक है, ये diametrically opposite होंगे. This will also behave as a pair of charge. This charge over here, यहां कहीं, and this charge over here, यहां कहीं, these will behave as a pair of charge. जो कि सारे जो net electric field है वो along x axis देगा और y axis कहना थोड़ा सा गलत है, but along a direction perpendicular to the axis of the ring आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन यू कैन सी कि ये अगर तुमने ले लिया ये चार्ज dq, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर से रेडियली अवे इस तरफ आएगी। लेट अस कॉल दैट dE। ये एंगल अपन लोग ले लेते हैं, क्या ले लें इस बार? ये एंगल ले लेते हैं हम लोग थीटा। तो ये एंगल थीटा, तो इस तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा dE x विच विल बी इक्वल टू dE cos थीटा। सही है। अभी इस तरफ का अगर देखें यहां कहीं, तो इसकी वजह से ये जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा dE, फिर से ये थीटा होगा, दिस बीइंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और फिर से इधर तुम्हारा जो है dE cos थीटा आएगा। dE x इज इक्वल टू dE cos थीटा, और इधर तुम्हारा जो है dE sin थीटा आएगा, और फिर से इधर तुम्हारा जो है dE sin थीटा आएगा। तो अभी क्या लिख सकते हो तुम? अभी लिख सकते हो सिंस dE y या dE sin थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट फॉर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्जेस, ये चार्ज और ये चार्ज के लिए ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ऐसा नहीं कोई भी दो चार्ज ले लो, तो पहले तुम्हें पेयर ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्जेस लेना पड़ेगा। तो अभी क्या करोगे तुम बोलोगे dE sin थीटा कैंसल्स आउट फॉर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस। अगर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, जैसे ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब कि एक डायमीटर के अक्रॉस रखे हो, वो पेयर ऑफ चार्जेस आप लेते हो, तो क्या होगा? dE sin थीटा विल कैंसिल आउट। तो अगर वो dE sin थीटा कैंसिल आउट हो रहा है तुम्हारा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बचेगा, इसे मैं बोल देता हूं dE इफेक्टिव, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dE cos थीटा। dE का sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, dE cos थीटा बच जा रहा है, तो E नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE इफेक्टिव विच इज गोइंग टू बी dE cos थीटा, और dE की वैल्यू तुम डाल सकते हो k dq बाय, ये डिस्टेंस को अगर मैं r बोल दूं
तो आर स्क्वायर्ड, और कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये डिस्टेंस हम लोग जो है ले लेंगे ए, ये डिस्टेंस ए है, और ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, जो रिंग का रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस, ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कॉस थीटा हो जाएगा ए बाय आर। तो सो फार सो गुड, के डी क्यू ए बाय आर क्यूब आ गया, जिसमें कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यार जब अलग अलग एलिमेंट ले रहे हो, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये सारे एलिमेंट ले रहे हो, तो ये सारे एलिमेंट में ना आर चेंज हो रहा है, तुम चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो, यहां पे अभी देख करके हो सकता है लग रहा हो कि नहीं ये जो पॉइंट है ये ज्यादा दूर होगा यहां से, पर एक प्लेन में देखो, कोई मेरे पास डिस्क हाँ है, ये है जैसे, आई होप दिख रहा है। हाँ, तो ये तुम्हारी जो है रिंग है, अरे यार सर्कल पे सर्कल नहीं बना पा रहे, बताओ, ये तुम्हारी रिंग है, और यहां पे आप सेंट्रल एक्सिस पे हो, इस पॉइंट पे हो, तो इस पॉइंट से चाहे तुम ये पॉइंट का डिस्टेंस लो, चाहे ये पॉइंट का डिस्टेंस लो, चाहे ये पॉइंट का डिस्टेंस लो, सब सेम नहीं होगा। ये देखो एक कोन बनेगा, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें ये सारे स्लैंट हाइट होंगे, ये सारे सेम होने वाले हैं। वैसे ही यहां पे क्या है, यहां पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस सेम है। देख लो और ध्यान से देख लो, पास से देख लो, ये डिस्टेंस आपका जो है, कैसे पकड़ू भाई, पकड़ में आ जा, हाँ, तो ये डिस्टेंस आपका जो है और ये डिस्टेंस आपका जो है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस हैं। यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पे आपको दिखाई जा रही है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, या सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का ऑन द एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। तो ये डिस्टेंस ये सब कांस्टेंट हो गया, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है ही, अलग अलग डी क्यू लेने पे तो ये सब बाहर आ जाएगा, के ए बाय आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, विच इज व्हाट, पूरे चार्ज का इंटीग्रेशन, डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे ऐड कर दोगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है ही, यहां पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो डी क्यू इज स्केलर, क्या हो जाएगा, के ए बाय आर क्यूब को यूजुअली लोग लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्यूब, तो की पावर 3/2 इंटू ये डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यूब, तो ये तुम्हारा ई नेट ऑन दी एक्सिस आ जाता है, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अच्छा भाई, तो ये आ गया तुम्हारा ई नेट, जिसमें कि दो तीन चीजें देखो। पहली चीज, सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, ए को 0 डाल दो, ए को 0 डाल दोगे, यहां पे चाहे जो आए ऊपर 0 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस दिशा में, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस दिशा में, दोनों विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दे विल कैंसिल आउट। ऐसे हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली अगर ए को इन्फिनिटी डाल दोगे तो नीचे का डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा, न्यूमरेटर उतना बड़ा नहीं होगा, तो ए एट इन्फिनिटी विल आल्सो बी 0। अच्छा, एट व्हेन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, जब बहुत दूर हो तुम, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में केवल ए स्क्वायर रखो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैन बी रिटन टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये ए क्यूब हो गया, तो ई नेट यहां पे हो जाएगा के क्यू बाय ए अपॉन ए क्यूब विच इज ए स्क्वायर, विच इज द सेम एज दैट ऑफ सेम एज पॉइंट चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब बहुत दूर तुम जाओगे तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी अ पॉइंट चार्ज ओनली। फिर क्या शेप में ये चार्ज रखा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज ओनली। सेम चीज है जब ऐसे भी, ये वाला भी जब आपने रिजल्ट निकाला था प्लस क्यू, इसमें भी बहुत दूर अगर तुम जाओगे
तो जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा k इंटू 2q अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पे था। तो सेम रिजल्ट आता है, मतलब कि जब बहुत दूर जाते हैं तो सारे वो जो चार्जेस होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, दे सीम टू बिहेव एज अ सिंगल चार्ज। अच्छा भाई, तो ये कुछ चीजें हो गई, दैट इज बहुत दूर पे आपका जीरो है, सेंटर पे आपका जीरो है, बीच में जीरो नहीं है। मतलब कि बीच में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जीरो से पहले बढ़ रही है वैल्यू, फिर वापस घट रही है और जीरो हो रही है। ऐसा एनालिसिस आपने पहले भी देखा। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग वर्सेस एक्स का। यहाँ पे रिंग बना दें, अगर वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां, ये होने वाला है। और ये जो डिस्टेंस है, जैसे वहां पे L बाय रूट 2 आता था, यहाँ पे R बाय रूट 2 आएगा। फिर से तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। ये डिस्टेंस इज गोइंग टू बी R बाय रूट 2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी माइनस R बाय रूट 2। फिर से यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इसके आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी होगी, इसके पीछे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ी होगी, बट उसके जो है ज्यादातर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लार्ज, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर ज्यादातर उसका कंपोनेंट क्या है, इधर है। बहुत छोटा कंपोनेंट उसका इधर है। तो फिर क्या होगा, ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल आउट। बहुत आगे जाने लग जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही छोटी हो जाती है। तो बीच में कहीं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, विच इज प्लस माइनस R बाय रूट 2। ठीक है, इतना लिख लो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ अ रिंग भी देखेंगे, मतलब कि जब कंप्लीट रिंग नहीं होगी, आर्क ऑफ अ रिंग होगी, तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, लेटस से पहले हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की। तो सेमी सर्कुलर रिंग है अपने पास, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर से ये जो है, सपोज हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, और अभी हम लोग एक्सिस पर मूव नहीं कर रहे हैं रिंग के, तो मतलब कि ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। इस प्लेन में चले जाएंगे। तो इस प्लेन में जब जाएंगे तो जो हाफ रिंग है कुछ ऐसी दिखेगी। यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, उसके सेंटर पर ही, उसके एक्सिस के सेंटर पर ही, एक्सिस पे और कहीं नहीं जाना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किसी एलिमेंट की वजह से आएगी इधर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किसी एलिमेंट की वजह से आएगी इधर। तो इनके जो कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू कैंसिल आउट। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अलोंग दी वाई एक्सिस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज दैट यहां पे हम लोग जो है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, क्योंकि फिर से पॉइंट चार्जेस हम लोग लेने वाले हैं, वो पॉइंट चार्जेस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डीएक्स नहीं लेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाकर के dx विड्थ पे यहां पे आपने एलिमेंट लिया। ये क्यों नहीं करेंगे, इसका एक कारण है, ये देख लो कि अगर जैसे तुम्हारे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है, या कोई भी सर्कुलर तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां कहीं पे अगर तुम किसी एक विड्थ का एलिमेंट लेते हो तो ये इतना बड़ा चार्ज आता है, और यहां कहीं पे सेम विड्थ का एलिमेंट अगर तुम लो तो ये कम विड्थ का आएगा। सेम विड्थ का अगर यहां पे लो, सेम dx, तो ये बहुत ही ज्यादा आएगा। मतलब कि क्योंकि यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे होने वाला है, तो हालांकि ये विड्थ dx सेम है, dx सेम होने के बावजूद डिपेंडिंग अपॉन क्या एंगल है उस वक्त, वहां पे स्लोप क्या है, आपका ऐसा भी हो सकता है जो एलिमेंट है रिंग का यहां पे जैसे है, या ऐसा भी हो सकता है जो एलिमेंट है रिंग का। हालांकि दोनों का जो dx है वो बराबर है, इनफैक्ट इसका बड़ा ही बना दिया मैंने। तो ये dx है,
ये dx बराबर है ये dx के, लेकिन यहां पे जो एलिमेंट ऑफ रिंग है दैट इज लार्जर, यहां पे जो एलिमेंट ऑफ रिंग है दैट इज स्मॉलर। कैन यू सी दैट? तो अगर बेस में सेम रखता हूं तो भी अलग अलग चार्जेस आ सकते हैं। तो हम लोग बेस सेम नहीं रखना चाहते हैं, हम लोग हाइपोटेन्यूज सेम रखना चाहते हैं, दैट इज वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो सेम रखने के लिए हम लोग इस बार चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं लेंगे, इस बार हम लोग चार्ज पर यूनिट एंगल लेंगे। कभी भी सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो चार्ज पर यूनिट एंगल लेते हैं, कभी भी का नहीं है। डिस्क और रिंग में ये डिफरेंस हम लोग और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे कि कहां पे क्या करना है। फिलहाल के लिए इसके लिए आप ये देख सकते हैं, इस कारण की वजह से हम लोग चार्ज पर यूनिट एंगल लेने वाले हैं। तो देख लो भाई, फिर से ये सेमी सर्कुलर रिंग, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन semicircular ring of radius r, and what I do is I go on to an angle theta और एक एंगल d थीटा, ये जो एंगल है d थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एंगल तुमने d थीटा लिया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ये हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये रेडियस तो आर ही रहेगा। यहां पे बात आई कि ये dq कितना होगा, तो dq हो जाएगा, फिर से तुम यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एंगल q बाई पाई डॉट d थीटा। बोलेंगे कि भाई पाई एंगल में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट एंगल में कितना हो जाएगा, q बाई पाई, और फिर d थीटा एंगल में कितना हो जाएगा, q बाई पाई डॉट d थीटा। तो de तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, de इज इक्वल टू k dq by r squared, which is obviously equal to kq by pi dot d theta upon r squared। और तुम्हें d में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तुमने देख लिया था कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो de का cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है इधर सिमेट्रिक पॉइंट से। तुम्हें किससे मतलब है, de के साइन थीटा से। तो dey विच इज de का साइन थीटा, de का साइन थीटा, ये तुम्हें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा k q बाय पाई पाई आर स्क्वायर्ड इनफैक्ट d थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा dey। तो ey कितना हो जाएगा, ey में थीटा को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, थीटा 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 से लेकर के पाई तक तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास k q बाय पाई आर स्क्वायर्ड, यह आ जाएगा साइन थीटा डॉट डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। तो साइन थीटा डॉट डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये अगर तुम इंटीग्रेट करके देखोगे तो 2 आता है। तो ये तुम्हारे पास आ गया कितना, 2kq बाय पाई आर स्क्वायर्ड, ये आपका ey आ गया। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि अगेन चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें ज्यादातर यूजुअली दिया होगा। तो यहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, दिस विल बी q अपॉन ये जो लेंथ है ये क्या होगी भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल विच इज पाई आर। तो q बाय पाई आर यहां पे अलग कर दो, तो q बाय पाई आर अगर तुम अलग कर दोगे तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। ऐसे भी इसे लिखा जाता है, कई बार जो है 2k को भी एक्सप्रेस कर देते हैं, k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 2k हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर वो मैं लिखना पसंद नहीं करता हूं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करें। 2k लैम्डा बाय आर आपका जो है रिजल्ट है। ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट हम लोग जो है देख लेंगे जनरल, अगर आर्क आपको दे रखा है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क ऑफ अ रिंग है, आर्क ऑफ अ रिंग मतलब कि पूरी रिंग तो नहीं है, सेमी सर्कल भी नहीं है, किसी जनरल एंगल थीटा की रिंग का एक आर्क है, मतलब कि ये अगर रिंग है उसमें से एक आर्क तुमने काट लिया, ये आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है
ये तुम्हें निकालना है। तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं देखेंगे उसे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग पहले अरेंज करेंगे सिमेट्रिकली। पेन निकला है। मतलब कि पहले उसे जो है हम लोग ऐसे अरेंज कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और ऐसे अरेंज करने का फायदा ये है कि ये जब तुम सिमेट्रिकली अरेंज कर दोगे, मतलब कि वाई एक्सिस के जितना राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड है, जितना एंगल इधर सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल इधर सबटेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस तुम्हारा 0 हो जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस है तो अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो केवल वाई एक्सिस के अलोंग निकालना होगा, विच इज समटाइम्स सेड टू बी दी डायरेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अगर ये दो तुम जो है आर्क लो, ये दो तुम जो है रेडियस लो, तो उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये देख लो भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ये तुम्हारा थीटा है और क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियस आर है और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आप जो है इस बार, क्योंकि यहाँ पे थीटा ऑलरेडी एक वेरिएबल मैं ले चुका हूं, तो यहाँ पे मैं अल्फा चला जा रहा हूं। अल्फा एंगल पर डी अल्फा विड्थ का हमने एलिमेंट लिया, ये डी अल्फा है। और यहाँ पे जो चार्ज है डी क्यू, दैट कैन बी रिटन एज क्यू बाय थीटा, चार्ज पर यूनिट एंगल, इनटू डी अल्फा। तो क्यू बाय थीटा इनटू जो भी छोटा सा एंगल है दैट इज डी अल्फा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डीई हो जाएगा, डीई विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर्ड। डी क्यू की वैल्यू डाल दो तो के क्यू बाय थीटा इंटू थीटा आर स्क्वायर्ड इंटू डी अल्फा। फिर अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, अपने को कॉस अल्फा से मतलब है नहीं, अपने को किससे मतलब है, साइन अल्फा से। तो डीई साइन अल्फा जो कि डीई वाई है वो निकाल लेंगे हम लोग। तो ई वाई क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा डीई वाई का इंटीग्रेशन विच इज गोइंग टू बी डीई साइन अल्फा का इंटीग्रेशन विच इज गोइंग टू बी डीई साइन अल्फा। तुम निकाल सकते हो, इसमें बस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करना है, के क्यू बाय थीटा आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट होने वाला है, साइन अल्फा डॉट डी अल्फा। ये सब कांस्टेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय थीटा आर स्क्वायर साइन अल्फा डॉट डी अल्फा। कहां से कहां तक, अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है। सबसे पहला एलिमेंट कितने एंगल पे आ रहा है, सबसे पहला एलिमेंट यहां पे आ रहा है, तो यहां से आपने अल्फा मेजर किया तो ये एंगल कितना होने वाला है भाई, ये अगर थीटा है, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर से बना दे रहा हूं, सपोज ये एंगल तुम्हारा जो है अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जरूर ये थीटा बाई 2 होगा और ये भी थीटा बाई 2 होगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब 90 माइनस थीटा बाई 2 यहां पे डाल दो, 90 माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कर दो, साइन अल्फा डॉट डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली आपका माइनस कॉस अल्फा। तो के क्यू बाय थीटा आर स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम 90 माइनस थीटा बाई 2 टू 90 प्लस थीटा बाई 2। अब माइनस कॉस अल्फा है तो क्या करिएगा, आप जो है वैल्यूज डाल दीजिए, माइनस करने से लिमिट्स एक्सचेंज कर दीजिए। दिस विल बी ई वाई के क्यू बाय थीटा आर स्क्वायर्ड इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और कॉस 90 प्लस थीटा बाई 2 विल बी माइनस साइन थीटा बाई 2, पर उसका जब माइनस करेंगे तो फिर से साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ग्रेट, ये भी साइन थीटा बाई 2 आएगा, ये भी साइन थीटा बाई 2 आएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर तुम थीटा आर, अगर तुम देखो तो इसका जो लेंथ है वो थीटा आर है, तो थीटा आर अगर क्यू से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर
साइन थीटा बाय 2, ये भी EY हो जाएगा। इसको कई बार ई रेडियल भी लिखते हैं। इस फॉर्मूले से तुम चाहो तो सारे जो अभी तक आपने रिजल्ट निकाले हैं, जैसे कि आपने सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला है या रिंग के सेंटर पे 0 होता है, वो सब आप निकाल सकते हैं। कैसे? सेमी सर्कुलर रिंग का अगर आप देखें यहाँ पे थीटा जो है 180 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 2 k लैम्डा बाय आर आ जाएगा, क्योंकि साइन 180 बाई 2 इज साइन 90, साइन 90 इज 1, तो 2 k लैम्डा बाय आर आ गया, जो कि अभी हमने निकाला था सेमी सर्कुलर रिंग का। या अगर कंप्लीट रिंग का निकालें, फॉर सेमी सर्कुलर रिंग आप जो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री डाल दो तो ई आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2 k लैम्डा बाय आर। फॉर फुल रिंग आप जो है थीटा इक्वल टू 360 डिग्री डाल दो तो ई नेट हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 आ जाएगा यहाँ पे, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ रॉड, वो सब देखेंगे। फिर एक डिस्क में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है या स्फेरिकल शेल है या सॉलिड स्फेयर है, वो देखेंगे इंटीग्रेशन से। बाद में ये सब रिजल्ट्स हम लोग गॉस लॉ से भी निकालेंगे, वो है आपके बोर्ड के सिलेबस में। और बाकी अगर इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो वो यूजुअली हम लोग जो है अपने आप को रेडी करने के लिए उसे पढ़ते हैं फॉर योर जेई एंड योर लेट अस से कुछ एक्सटेंट तक नीट। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।